हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर हम दुनिया की बात करें, जो दुनिया में कुछ इंपॉसिबल चीजें हुई है, तो उसमें भला राइट ब्रदर को कौन भूल सकता है। जहाज का उड़ना, ये उम्मीद था कि इंसान भी उड़ सकता है। ये हमें विश्वास दिलाता था कि हम भी असंभव को हासिल कर सकते हैं। जब ये जहाज उड़ाया गया तो उसके उड़ाने से कुछ दिन पहले ही जो न्यूयॉर्क टाइम था, यानी कि जो उस टाइम पे अखबार था, उन्होंने एक आर्टिकल छापा था। आर्टिकल में यह लिखा था कि इंसान 10 लाख के साल के बाद इतना विकसित होगा कि वो उड़ पाएगा, यानी कि उड़ने की जो संभावना थी वो दूर दूर तक नहीं थी, असंभव था। लेकिन कुछ दिन के बाद ही ये देखा गया कि दो भाई या एक कंपनी, जो साइकिल कंपनी थी, राइट ब्रदर साइकिल कंपनी, उन्होंने क्या किया, जहाज को उड़ाया। वो पिक्चर दुनिया पहली बार देख के ये मानती है कि कुछ भी संभव हो सकता है, क्योंकि इससे पहले इंसान कभी सोच नहीं सकता था कि उड़ सकता है। अगर हम आज के दौर की बात करें, कोई आर्टिकल या कोई न्यूज़पेपर एक आर्टिकल छापे कि टाइम मशीन आने में 1 लाख साल लग जाएंगे, एलियन को ढूंढने में 50,000 साल लग जाएंगे, तो हम आराम से मान लेंगे। हम मान सकते हैं कि हो सकता है हमें अभी बहुत वक्त लगे एलियन को ढूंढने में। फिर क्या हो, कुछ वक्त के बाद ही उन्हें ढूंढ लिया जाए, कुछ साल के बाद ही उन्हें ढूंढ लिया जाए, तो ये काफी हैरान करता है। ये कुछ ऐसी इन्वेंशन होते हैं जो कभी कभार होते हैं, जिन्हें इंपॉसिबल कहा जाता है, और वैसा ही कुछ इंपॉसिबल इन राइट ब्रदर ने करके दिखाया। और फिर इसी पे किताब लिखी गई जिसका नाम है द राइट वे, जिसे लिखा है मार्क एपलर ने। और इन्होंने 7 प्रिंसिपल बताए, 7 तरीका बताया जिससे आप कुछ भी इंपॉसिबल हासिल कर सकते हैं। यानी कि लाइफ में इन 7 प्रिंसिपल को अपना के आप कुछ भी क्रिएटिव, कुछ भी बड़ा आप कर सकते हैं। और उसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि कैसे जो राइट ब्रदर थे वो कोई इंजीनियर नहीं थे, कोई बहुत बड़े फिजिसिस्ट नहीं थे, उनके पास कैलकुलेशन करने की बहुत क्षमता नहीं थी। इसके बावजूद भी वो कैसे टीम वर्क, अपने माइंड, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, डिस्कशन से कैसे वो क्या करते हैं, बहुत कुछ अचीव कर पाते हैं और इंपॉसिबल चीजें कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, लेक्चर मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आप तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। आपने देखा होगा 2-3 साल तैयारी करने के बाद भी आपका एग्जाम नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका माइंड होता है वो फ्लो की स्टेट में नहीं होता है। रिसर्चर ने पाया कि जब कोई इंसान फ्लो की स्टेट में होता है तब उसकी एफिशिएंसी 5 गुना बढ़ जाती है। और उसी थेरेपी को हम इंडिया में पहली बार लाए हैं ताकि आपकी जो एफिशिएंसी हो वो 5 गुना बढ़ सके, 500% यहां पे बढ़ सके। तो दोस्तों, फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे तो महज 299 में आपको ये मिलेगा। तो दोस्तों, यहां पे अगर इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो इंट्रोडक्शन में जो ये इंपॉसिबल चीजें कर पा रहे थे उसकी खास वजह क्या थी? उसकी खास वजह थी इनके जो पिताजी थे, और इनके पिताजी की वजह से जो इनको माहौल दिया गया, ये सबसे खास थी। क्योंकि जो राइट ब्रदर थे वो 2 भाई थे, विलबर्ग और ऑरविल, और उनकी एक बहन थी कैथरीन। तो इनके पास क्या था दोस्तों, उस दौरान, हालांकि इनके पिता भी सब थे, उस दौरान भी इनको हर वो चीज मिली, खिलौने मिले, बुक्स मिले, इन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला, और इन्हें सबसे ज्यादा मिली फ्रीडम, कुछ भी सीखने की, कुछ भी लर्निंग करने की, जिसकी वजह से इनका जो माइंडसेट था ऐसा बन पाया और वो इंपॉसिबल कर पाए। अब दोस्तों, यहां पे जो पहला प्रिंसिपल शुरू होता है वो शुरू होता है फॉर्जिंग से। यानी कि फॉर्जिंग का मतलब इंजीनियरिंग में जब आप पढ़ेंगे उसका मतलब होता है कि जैसे कोई लोहा है, तलवार है, जिसको आप क्या करते हैं, बहुत गर्म करते हैं। जब वो बहुत गर्म हो जाता है उसके ऊपर आप हथौड़ा चलाते हैं, धाएं धाएं धाएं, तो फिर क्या होता है, वो आकार बदल लेता है। तो यहां पे बात होती है ऐसे ही कि कोई आपके पास आइडिया है, कोई आपके पास चीज है, उसको बार बार आप क्या करते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं, बहस करते हैं, बार बार चीजें करते हैं, तब जाके आप देखेंगे उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आता है और वो बेहतर बन पाता है। जब राइट ब्रदर थे तो इनकी साइकिल की कंपनी थी, तो ये दोनों इसमें काम करते थे, ये साइकिल बनाते थे। कंपनी का मतलब उस टाइम पे आप समझ सकते हैं, तो कंपनी ऐसा कोई नहीं था आज के टाइम पे बहुत बड़ी कंपनी हो, लेकिन फिर भी उस टाइम पे साइकिल कंपनी होना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। जैसे आज के टाइम में आप समझिए कि टेस्ला है, तो उस टाइम पे वही था, मतलब एकदम जो साइकिल थी वो टेस्ला ही समझो आप, क्योंकि लोगों के पास वो भी नहीं था। तो वो साइकिल बनाते थे और इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये क्या कर सकते हैं, ऐसी चीजें बना सकते हैं जिससे उड़ सकें। फिर इनके दिमाग में आता है कुछ ऐसा बनाने का जिससे हम उड़ सके, विंग्स। ये बार बार पंछियों को देखते रहते थे, इनके दिमाग में था हम उड़ेंगे। तो यहां पे क्या था दोस्तों, जो पहली चीज थी, यहां पे ये हमेशा लड़ते रहते थे। जैसे कोई आइडिया हुआ, ये एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करते थे, हमेशा झगड़ा करते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि बाहर के लोग कभी कभी सोचते थे कि इनके साथ क्या हुआ, मारपीट तो नहीं हो गया है, ये मारपीट तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इसी वजह से लोग आके देखने लगते थे। फिर पता चलता था ये सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, और डिस्कस कभी कभी इतना ज्यादा हो जाता था कि मतलब पूरा आसपास के लोग इनसे परेशान हो जाते थे। ये चीजें हमारे साथ भी होती हैं कभी। मैं आपको बताऊं, मेरा कजन था, उसका नाम शिवम था, तो हम लोग एक ही क्लास में पढ़ते थे। तो हम किसी टॉपिक को लेके बहस करने लगते थे, खूब उस पर डिस्कस करते थे, अरे तुम ये कह रहे हो, तुम वो कह रहे हो, और फिर खूब डिस्कशन होता था। फायदा क्या होता था? फायदा ये होता था कि उसके बारे में हम बहुत ज्यादा जानकारी
मतलब ले पाते थे। तो यहां भी जो पहला प्रिंसिपल है फॉर्जिंग, फॉर्जिंग का मतलब है कि उस पर बार बार चिंतन करना, ये आपको यहां पे बहुत ज्यादा ग्रो करने में हेल्प करता है। दूसरा प्रिंसिपल है द टैकल ऑफ द टायरेंट, वर्स्ट थिंग फर्स्ट। राइट ब्रदर ने क्या किया, जहाज बना लिया, ठीक है, जहाज इन्होंने सब कुछ बना लिया, पंखे बन गए, सब बन गए, लेकिन इनके सामने प्रॉब्लम क्या हुई, जब ये लॉन्च करने गए तो लॉन्च रुक गया। मतलब सालों मेहनत किया, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से लॉन्च ही नहीं हो पाया, अब वो प्रॉब्लम थी इनका बैलेंस। मतलब इन्हें पता ही नहीं था कि जहाज बैलेंस कैसे होगा, तो इन पहली बार इनको बहुत प्रॉब्लम आई और इनका पूरा लॉन्च यहां पे रुक गया। तो इस किताब में यही बताया जाता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें आपको सबसे पहले जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करनी चाहिए। हमारे साथ क्या होता है, मान लीजिए कि हमें कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एक कोई गाड़ी बना रहे हैं, तो हम डिजाइन पे काम करते हैं, हम उसके बाहरी चीजों पे काम करते हैं, हम हर चीज पे काम करते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी एफिशिएंसी, उसकी स्पीड, उसका इंजन। जैसे हम अगर टेस्ला की बात करें तो उसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो टेस्ला के सामने दिखी, कंपनी के सामने दिखी, वो था कि लोग पेट्रोल भरते थे कार में। तो कार तो लेना एक बार का खर्चा था, लेकिन हमेशा का खर्चा था पेट्रोल। मतलब हम उन्हें हर दिन पेट्रोल पे खर्च करना पड़ता, हजारों रुपए। तो उनका साल में 2-3 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए सिर्फ कार में जाते थे, जो लंबा सफर करते थे। तो वो बड़ा खर्चा था उनके नजर में। तो उन्होंने उसको सॉल्व किया, उन्होंने बैटरी बनाई। तो यहां भी जो राइटर है बात करते हैं कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पहले हमें उन्हें सॉल्व करना चाहिए, और बाद में हम क्या कर सकते हैं कि उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जो छोटे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, जैसे हम ऐप बनाते हैं तो हम किस पे काम करते हैं, डिजाइन पे, इन सब पे। लेकिन सबसे जरूरी क्या है, जो आपका फीचर है हमें उस पे काम करना चाहिए, ताकि फीचर अगर बन चुका है तो उसे हम लॉन्च भी कर सकते हैं और उन चीजों को हम बाद में सुधार सकते हैं। तो यहां पे इसके बारे में दोस्तों ये बात करते हैं। अब यहां पे दोस्तों जो तीसरा नियम है वो है फिडलिंग, द प्रिंसिपल ऑफ द इन्वेंटेड टिकरिंग। ठीक है, टिकरिंग का मतलब क्या होता है, आप जरा समझिए कि मान लीजिए कि मैंने क्या किया, मुझे आपको सिखाना है, ठीक है, मेरे पास 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका मेरे पास ये हो सकता है कि मैं आपको उसको खूब डिटेल में बताऊं, चीजों को समझाऊं, ये करूं, और फिर मैं आपको उसको चीजों को दूं। मतलब जैसे मान लिया मैंने थ्योरी बताया आपको इंजन के बारे में, खूब बताया ये वो, लेकिन जब आप इंजन बनाने का आपको समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि थ्योरी में तो मैंने डिजाइन बना था, डिजाइन आप देख रहे हैं, रियल में उस चीज को आप देख नहीं रहे हैं। जैसे मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, उन्हें ऑपरेशन करना है मान लीजिए, लेकिन मैं थ्योरी बता दूं और जब वो ऑपरेशन करने जाए उनको पहली बार सब पार्ट देख रहे हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन इनके साथ कुछ माहौल अलग था। क्या अलग था? इनके साथ ये था, जो इनके पिता थे खिलौने लाते थे, किताबें लाते थे, ठीक है। तो एक बार वो क्या था दोस्तों, वो खिलौने लाए, मतलब एरोप्लेन है, छोटा एरोप्लेन था बहुत ज्यादा। तो ये क्या करते थे, उसको तोड़ते थे, उसको तोड़ के हर एंगल से तोड़ के वो देखते थे, उसको चेक करते थे बार बार। और कुछ सालों के बाद क्या होता है कि वो इस चीज को समझ पाते हैं। क्या समझ पाते हैं? जो सबसे ज्यादा जरूरी था वो समझ पाते हैं कि वेट और पावर में क्या रिलेशन है। और जब ये जहाज बनाते हैं तो इनको ये पता होता है कि हम कितना वेट बढ़ाएंगे। जैसे इनके दिमाग में ये था कि अगर हम वेट 2 गुना कम करेंगे तो हमारी पावर 8 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इन्हें इसका संबंध मिला। कैसे मिला? क्योंकि ये चीजों को बचपन से ही चीजों को तोड़ के सीखते थे। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं थॉमस अल्वा एडिसन और टेस्ला। थॉमस अल्वा एडिसन पढ़े नहीं थे, टेस्ला बहुत ज्यादा नॉलेजेबल थे, इंजीनियर थे, कैलकुलेशन उनको सब कुछ था, लेकिन इसके बावजूद भी एडिसन ज्यादा इन्वेंशन क्यों कर पाए? इसलिए कर पाए क्योंकि उनका काम था तोड़ू फोड़ू वाला। वो फटाफट तोड़ते थे, करते थे, मतलब यही है टिकरिंग। कोई चीज आपके पास है उसके साथ आप क्या करते हैं? खिलवाड़ करते हैं, तोड़ के करके आप उनको सीखते हैं। ये बहुत फास्ट तरीका होता है सीखने का। यही काम करता है स्पेसएक्स भी क्या करता है? नासा का देखेंगे वो सारे प्रॉब्लम सुलझाता है कागजों पे, लेकिन स्पेसएक्स किस पे सुलझाता है? वो कहता है कि हम करके ही सीखेंगे, हमें करना ही पड़ेगा। इसी वजह से आप देखेंगे कि उनके पास क्या है कि रीलॉन्चिंग सिस्टम है, मतलब रॉकेट को लॉन्च करके वापस आ सकते हैं। पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाए, लेकिन वो कर पाए। वो इसलिए कर पाए क्योंकि यहां पे यही मेथड था टिकरिंग का कि चीजों के साथ। तो यहां पे दोस्तों तो स्पेसएक्स भी ऐसे ही काम करता है, यानी कि चीजों को करके देखना, मतलब चीजों को तोड़ना, मतलब तोड़ने का मतलब उसको खोल के देखना। इनके साथ भी यही था। जो इनके पिताजी खिलौने लाते थे, ये लोग हमेशा उन चीजों के साथ खेलते रहते थे और इसी वजह से ये इतना ये लर्न कर पाए, इतना ये सीख पाए। अच्छा, इनके पिताजी बुक्स भी बहुत लाते थे, अभी इसके बारे में बताएंगे, अगले लेसन में हम बताएंगे। अब यहां पे दोस्तों जो चौथा लेसन है, जो चौथा प्रिंसिपल है, वो है माइंड वार्पिंग विदाउट लूजिंग आइडिया एंड आउट ऑफ द बॉक्स। मीन कि देखिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना अच्छी बात है, आप कहीं भी सोच रहे हैं, लेकिन टफ कब हो जाता है आउट ऑफ द बॉक्स सोचना? आउट ऑफ द बॉक्स सोचना तब टफ हो जाता है जब आप एक आइडिया पे काम कर रहे हो और उसमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना।
फर्स्ट टाइम आउट ऑफ द बॉक्स सोचना आसान है। जैसे आपने क्या किया, अरे ये करते हैं, ये आसान है, लेकिन उसी आइडिया पे जिसपे आपने आउट ऑफ द बॉक्स पहले सोचा था, आप दोबारा उसी पे आउट ऑफ द बॉक्स सोचना बहुत मुश्किल है। यानी कि एग्जांपल से अगर समझें कि इन्होंने क्या किया, इनका जो पहला बड़ा आइडिया था वो ये था कि हम जहाज बनाएंगे, वाओ, इनके पास मोटर था, जहाजें थी, बहुत अच्छा है, ये आउट ऑफ द बॉक्स पहला था। लेकिन अब दोबारा इनको उसी पे सोचना है, कुछ ऐसा सोचना है जिससे जहाज को उड़ा सके। ये इनके पास बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। ये हर किसी के साथ ही मुश्किल होता है, और यही चीज हमें सक्सेस बनाती है, यही चीज हमें सफल बनाती है किसी भी प्रोजेक्ट में। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये होती है कि वहां पे लोग नहीं सोच पाते हैं, वहां पे लोग रेंगने लगते हैं। और आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचा जाता है, वो ऐसे सोचते थे, कैसे, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन और कैलकुलेशन, ये हमेशा डिस्कस करते थे, और डिस्कस करने के बाद थोड़ा सा एक दूसरे को वक्त देते थे। क्या हुआ सर? करो। विजुलाइज करने में आपको ये चीज समझ में आएगी कि जब इनके जो विंग्स थे, जब ये उड़ रहे थे, इनके पास कोई बहुत कैलकुलेशन नहीं था, लेकिन इन्होंने पंछियों को देख देख के विजुलाइज कर करके ये देखा कि जहाजें ऐसी उड़ सकती हैं, और उसी हिसाब से इन्होंने क्या किया, पंखों का डिजाइन बनाया, अपने विंग्स का डिजाइन बनाया। तो यहां पे आउट ऑफ सोचने का तरीका यही है कि आप क्या करिए, वहां पे उस आइडिया पे टिके रहिए, डिस्कस करिए, और उसमें क्या करिए, विजुलाइज करिए, बार बार इमेजिनेशन करिए। दोस्तों, हम कभी कभी ये गलती करते हैं, जो जैसे एक कंपनी का कोई फाउंडर है, वो जब बहुत बिजी हो जाएगा एक प्रोसेस में, अगर वो थिंक नहीं कर पा रहा है तो कंपनी ग्रो होना बंद हो जाती है। आप देखेंगे बहुत बड़ी 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 कंपनियां हैं जो क्या करती हैं, उनके पास बहुत फंड है, बहुत पैसे हैं, लेकिन आप देखेंगे वो ग्रो क्यों नहीं कर पाती हैं, वो कुछ नया क्यों नहीं कर पाती हैं, क्योंकि जिसने उस आइडिया को शुरू किया वो खुद अब सोच नहीं रहा है, वो खुद इतना बिजी है कि खुद वो नया सोच ही नहीं पा रहा है। और जब वो सोच नहीं पाएगा तब वो क्या करेगा, कंपनी ग्रो नहीं हो पाएगी, आउट ऑफ द बॉक्स निकल नहीं पाएगा। तो यहां भी बात यही थी, जो राइट ब्रदर थे ये हमेशा अपने आप को टाइम देते थे विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन में, और ये एक साथ में, एक टीम की तरह साथ में रहकर ये काम करते थे। तो यहां पे ये बहुत अच्छा प्रिंसिपल है दोस्तों। अब यहां पे जो पांचवा प्रिंसिपल है, रिलेंटलेस प्रिपरेशन, ऑलवेज लर्निंग न्यू थिंग के बारे में यहां पे है। अब ये बहुत ही खास बात है। खास बात क्यों है? जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, और मैंने कहा था इनके पिताजी किताब भी लाते थे, तो यानी कि इनके पिताजी बुक्स लाते थे। तो इनके 3 बहन थे। अब ये तीनों अलग अलग पढ़ते थे। जैसे ऑरविल हिस्ट्री पढ़ता था, ठीक है, तो विलबर्ग को साइंस पढ़ने में बड़ा मजा आता था, कैथरीन को मतलब बायोग्राफी पढ़ने में बहुत मजा आता था। अब इन तीनों के पास एक लाइब्रेरी थी वहां पे, तो ये तीनों हमेशा उन चीजों को वहां पे पढ़ते रहते थे। और इन्होंने क्या सीखा? इन्होंने सीखा कि हमें हमेशा, ठीक है, हमें हमेशा क्या होना चाहिए, नई चीजों को हमेशा सीखते रहना चाहिए। इससे क्या होगा, मैंने एक पिछले लेक्चर में बताया था कि जब हमारे पास ढेर सारा डेटा होता है, पीछे बैकअप में डेटा होता है, तो हमारी इमेजिनेशन, हमारी क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा क्लियर होती है। माइकल एंजेलो का एग्जांपल देते हुए यहां पे बताया जाता है कि माइकल एंजेलो जो थे वो बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व थे। जैसे कि कभी सिंगिंग सीखते थे, क्रिएटिव चीजें सीखते थे, फूडिंग उन्हें बहुत पसंद था। तो उन सब चीजों से क्या हुआ, जो डेटा उनके पास था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव काम कर पाए। तो इनके साथ भी यही था। जैसे इनकी कहानी भी अगर हम देखें, इनके साथ भी यही था। इनके पास इतने ज्यादा बुक्स थे, लाइब्रेरी थी, जहां पे ये क्या कर रहे थे, लगातार चीजों को नए नए तरीके के सीख रहे थे। तो ये इंजीनियर, इन्हें करना था साइकिलिंग का काम, इन्वेंशन करना था, लेकिन इसके बावजूद भी ये बहुत सारी चीजें पढ़ रहे थे, बुक्स पढ़ रहे थे, बहुत नई नई चीजें, पेंटिंग, इन सब बारे में चीजें में जान रहे थे, जिसकी वजह से इनका जो ब्रेन कनेक्शन था काफी ग्रो हो पाया। मैंने एक लेक्चर में इसमें बताया भी था कि हमारे जो ब्रेन के पार्ट होते हैं अलग अलग होते हैं, लेकिन जब हम जैसे हमारे हाथ है, पैर है, हर चीज है, अगर हम सिर्फ हाथ को इंप्रूव कर रहे हैं क्योंकि हमें बॉक्सिंग करनी है तो हाथ इंप्रूव होगा, लेकिन अगर हम पूरे बॉडी को इंप्रूव करते हैं तो हमारा पैर, ये हमें फोर्स देता है लोगों को मारने के लिए। तो यहां भी इनके साथ ऐसा था कि ये बताते हैं कि जब काफी चीजें आप लर्न करते हैं उसके रिलेवेंट में, उसके एटमॉस्फेयर में, वो चीजें आपको क्या करती हैं, आपका जो कोर वर्क है उसमें ग्रो होने में, उसमें नया चीज करने में आपको काफी ज्यादा मदद करती हैं। इसी वजह से जो माइकल एंजेलो थे वो नई नई मूर्ति बना पाते थे, इतना बढ़िया मूर्ति ये बना पाते थे। अब यहाँ पे दोस्तों जो 6वां प्रिंसिपल है वो है मेजर ऑफ द ट्वाइस। मतलब मेजर ऑफ द ट्वाइस का मतलब ये है कि जब ये जहाज उड़ाया जा रहा था तो उस टाइम पे ऐसे कैमरा नहीं थे। जब फर्स्ट टाइम ये जहाज उड़ रहा था तो दोनों भाइयों को ये पता था कि जहाज उड़ेगा, इसका फोटो लेना बहुत जरूरी है, लेकिन उस टाइम पे ऐसे कैमरा नहीं थे कि साफ पिक्चर आ सके उड़ती हुई चीज की। यानी कि अगर चीज रुकी हुई है उसका पिक्चर लेना आसान है, ठीक है, लेकिन अगर चीज उड़ रही है तो उसका पिक्चर लेना ब्लर आता था, क्योंकि वो कैमरा वो पिक्चर्स नहीं ले पाता था, क्योंकि लगातार जो जहाज है अपनी जगह बदल रहा है।
तो लोगों को लगा ये तो इम्पॉसिबल होगा कैमरा लेना। और इन्होंने क्या किया, जिसके भाई थे विल्बर्ग, उन्होंने क्या किया, ओलिवर, विल्बर्ग तो जहाज उड़ा रहे थे, तो ओलिवर ने क्या किया, ओलिवर को ये पूरा एक आइडिया था कि जहाज ऐसे उड़ेगी, इतने टाइम पे वहां पहुंच जाएगी और उस जगह पे होगी। तो कैमरा उसी डायरेक्शन में पहले से ही फोकस करके रख दिया गया, पहले से रीसेट करके रख दिया गया, बटन दबाने का टाइम भी फिक्स कर दिया गया कि जहाज उड़ते ही आपको इतने सेकंड बाद ये क्या करना है, बटन दबा देना है। ठीक है, ये हर एक चीज प्रॉपर पहले से डिसाइडेड था, प्रॉपर एक प्लान था, प्रॉपर एक कैलकुलेशन था, और इसी वजह से वो जो पिक्चर था लिया गया। जहाज उड़ना बड़ी बात है, लेकिन वो पिक्चर उससे भी बड़ी बात है, क्योंकि वो पहला पिक्चर था जो हमें दिखाता था। पहली बार तो लोग मान नहीं रहे थे कि ऐसा हो सकता है कि ऐसे कैमरा से पिक्चर लिया जा सके, ऐसे पिक्चर लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी जो ओलिवर थे, विल्बर्ग थे, उन्होंने ये करके दिखाया। ये कैसे किया, उन्होंने ट्वाइस मेजरमेंट के द्वारा किया, यानी कि चीजों को मेथडली चीजों को क्या रखा, सही तरीके से रखा। ये चीज यहां दर्शाती है, इनके काम में भी दर्शाती है। जैसा कि मैंने बोला कि कोई इनके पास कोई फिजिक्स वो सब नहीं, थ्योरी नहीं थी इनके पास एक ही चीज था, अब वो था इनका आइडिया और ये खुद। तो जैसे इन्होंने पिक्चर को लिया, प्रॉपर कैलकुलेशन करके, प्रॉपर सेटअप करके, प्रॉपर टाइमिंग का इन्हें क्या था, एक तरीके से इंट्यूशन था, वैसे ही इन्हें अपने काम के बारे में था। ठीक है, जहाज के बारे में था, इंजन के बारे में था, जो उसका इंजन है, जो उसका विंग्स है, उसके बारे में था। जो विल्बर्ग थे, पूरी दुनिया ये मानती थी कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जहाज के अंदर, वो प्रॉब्लम है इंजन का, हमें पावर बहुत ज्यादा चाहिए। लेकिन जो विल्बर्ग थे, ओलिवर थे, ये दोनों ये मानते थे कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जहाज को उड़ने में, वो है उसका बैलेंस, वो है उसकी डिजाइन। और जब एक बार क्या हुआ कि जब ये जाते हैं, जैसे जो इंजीनियरिंग सोसाइटी होती है, वहां पे कॉन्फ्रेंस होता है, तो कॉन्फ्रेंस में ये सब जाते हैं, तो वहां पे हर कोई जहाज के बारे में या ऐसी चीजों के बारे में बता रहा था। तो इनके जो एक काफी सीनियर थे, वो आके बताते हैं, वो ये बताते हैं कि जो पावर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इंजन है जहाज को उड़ने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे पहली बार जो विल्बर्ग थे, ओलिवर थे, ये खुल के बोलते हैं कि नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है उसका बैलेंस और उसकी डिजाइन। तो यहां पे इन्हें ये कैसे पता चला, ये पता चला इनको इंट्यूशन से, एक तरीके से जो इन्होंने मेथड इन्होंने बनाया था उसके हिसाब से इनको पता चला। बहुत सारे इन्वेंशन हुए हैं, हर कोई मैथमेटिशियन तो है नहीं, लेकिन वो कैसे होता है, इन्हीं मेथड से, मेजरमेंट से, इन्हीं के द्वारा होता है। अब जो सातवां है वो क्या है, फोर्स मल्टीप्लीकेशन। एक मूवी थी ना कि 1 और 1 11, तो यहां पे 1 और 1 100 की बात हो रही है। बात ऐसी थी कि फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में 1908 में क्या था कि एक रेस था। उस रेस में यह था कि कौन अपनी जहाज को सबसे ऊपर तक उड़ा सकता है। तो उसमें विल्बर्ग पार्टिसिपेट करते हैं और पार्टिसिपेट करने के बाद वो रेस जीत जाते हैं। और रेस जीतने के बाद विल्बर्ग जो थे वो अपने टीम के बारे में बताते हैं और एक कहानी सुनाते हैं। कहानी ये थी कि जो विल्बर्ग थे, ओलिवर थे, ये दोनों लाइफ टाइम, इन्होंने क्या किया, लाइफ टाइम एक अकाउंट रखा और ये बिजनेस करते थे। जितने भी पैसे आते थे, ठीक है, ये दोनों हमेशा एक नाम से साइन करते थे, राइट ब्रदर के नाम से। और इन्होंने क्या किया था, प्रैक्टिस कर ली थी कि दोनों साइन एक जैसे ही हो। इसकी वजह से क्या था कि जब भी कोई दूसरा पैसा निकालता था तो पहला कभी भी उनसे सवाल नहीं करता था, यानी कि दोनों को एक दूसरे पे इतना ज्यादा भरोसा था, जिसकी वजह से वो क्या कर पाए, इतना बड़ा चीज कर पाए। और पूरी लाइफ टाइम इनके साथ यही था, जब तक ये जिंदा रहे तब तक इन्होंने सेम अकाउंट रखा और इसी अकाउंट में ये काम करते रहे और मिलके काम करते रहे। ये झगड़ा करते थे, फिर भी झगड़ा करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी एक दूसरे पे भरोसा करते थे और उसी भरोसे की वजह से ये दोनों कुछ नया इन्वेंट कर पाए। ये दोनों को ये बात पता थी, विल्बर्ग बताते हैं कि हम दोनों भाइयों को ये बात पता थी कि हम दोनों अकेले भी ये चीजें कर सकते हैं, लेकिन हम मिलके वो चीजें कर सकते हैं जो कभी नहीं किया जा सकता था, अब वो हमने करके दिखाया था। तो दोस्तों, ये लेक्चर था। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। और जैसा कि मैंने बताया कि इन प्रिंसिपल को फॉलो करें, चीजों को सीखें, लोगों के साथ मिलकर काम करें, भरोसा करें और खुद ऐसा बनाएं कि लोग आप पे भरोसा कर सकें और कुछ इंपॉसिबल करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।